नमस्कार दोस्तों। आज है 2 जनवरी 2026 और आज के प्रीलिम्स फैक्ट्स यानी डिकोड प्रीलिम्स सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ हम रोज के न्यूज़पेपर्स में आने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, एक्सप्लेन्ड वीडियो सेशन के लिए मेन स्पेशल वीडियो भी जरूर चेक करें। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत हम करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ। इस सेक्शन में हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। एक तो है लोकपाल और दूसरा है नागरिकता से जुड़ा एक अहम कानूनी पहलू। सबसे पहले बात करते हैं लोकपाल की। याद रखिएगा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसे संसद के कानून लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 के तहत बनाया गया है। इसका जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर मिनिस्टर्स, एमपीज और ग्रुप ए से डी तक के सभी अधिकारी शामिल हैं। इसकी जो सर्च कमेटी है वो भी बहुत पावरफुल है। देखिए, इसमें खुद प्रधानमंत्री, स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सीजेआई और एक एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं। और सबसे खास बात जो प्रीलिम्स के लिए जरूरी है वो है इसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसके सारे खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि इन खर्चों पर संसद में वोटिंग नहीं हो सकती, जिससे इसे काम करने की आज़ादी मिलती। अब एक और बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, नागरिकता साबित करने का बोझ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ। देखिए, अभी जो कानून लागू है फॉरेनर्स एक्ट 1946, उसके हिसाब से ये जिम्मेदारी व्यक्ति की होती है कि वो साबित करे कि वो भारत का नागरिक है। लेकिन पहले एक IMDT एक्ट हुआ करता था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। उस एक्ट में उल्टा था, सरकार को साबित करना पड़ता था कि कोई व्यक्ति विदेशी है। साल 2005 में मशहूर सर्बानंद सोनोवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस IMDT एक्ट को रद्द कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव था, इसे ध्यान में रखिए। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं जो है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी। यहाँ हम दो दिलचस्प चीजों पर बात करेंगे। एक तो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला एक सालाना एक्सचेंज और दूसरा DRDO की हालिया उपलब्धियां। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते चाहे कितने भी तनावपूर्ण क्यों ना हो, कुछ चीजें हैं जो लगातार चलती रहती हैं और ये एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का काम करती हैं। हर साल 1 जनवरी को दोनों देश 1988 के एक समझौते के तहत अपने अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसी तरह 2008 के कॉन्सुलर एक्सेस एग्रीमेंट के तहत साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को दोनों देश एक दूसरे की जेलों में बंद अपने अपने कैदियों की लिस्ट भी साझा करते हैं। और अब सुरक्षा क्षेत्र से एक बड़ी खबर। हमारे देश के गौरव रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने हाल ही में अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है। ये हमारे देश की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की यात्रा का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो DRDO के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका गठन 1958 में हुआ था। ये रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D के तहत काम करता है। और अगर हाल की उपलब्धियों की बात करें तो इसने सुदर्शन चक्र जैसा एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम और VSHORDS मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी डेवलप किया है, जो हमारी सुरक्षा को और मजबूत करता है। अच्छा, जब भी हम DRDO की बात करते हैं तो IGMDP का जिक्र होना तो लाजमी है। यह है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत बनी 5 प्रमुख मिसाइलों को याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है पटना। P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। ये प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है। चलिए अब इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं। इस सेक्शन में हम 2 ऐसे टैक्स टर्म्स को समझेंगे जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, सेस और सरचार्ज। और साथ ही एक बहुत ही जरूरी एनवायरनमेंट से जुड़े इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे। तो सेस और सरचार्ज में आखिर फर्क क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। सेस किसी खास मकसद के लिए लगाया जाता है, जैसे हेल्थ सेस या एजुकेशन सेस। वहीं सरचार्ज जो है वो टैक्स के ऊपर टैक्स होता है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि संविधान के आर्टिकल 270 के हिसाब से इन दोनों से जो भी कमाई होती है वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं बनती। मतलब केंद्र सरकार को ये पैसा राज्यों के साथ बांटना जरूरी नहीं है। ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का एक बहुत अहम पहलू है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म समझते हैं, कार्बन लीकेज। ये क्या होता है? जरा सोचिए, एक देश है जहां पर्यावरण के नियम बहुत सख्त हैं, तो वहां की कंपनियां क्या करती हैं? वो अपना प्रोडक्शन किसी ऐसे देश में शिफ्ट कर देती हैं जहां नियम कानून ढीले हैं। नतीजा, एमिशन कम नहीं हुआ, बस उसकी जगह बदल गई। इसी सिचुएशन को कार्बन लीकेज कहते हैं।
और इसी कार्बन लीकेज की समस्या से निपटने के लिए यूरोपियन यूनियन एक नया मैकेनिज्म लेकर आया है, जिसका नाम है CBAM, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसका मकसद है कार्बन लीकेज को रोकना। ये उन प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाएगा जो ऐसे देशों से आ रहे हैं जहां कार्बन नियम ढीले हैं। इसके टारगेट सेक्टर कौन-कौन से हैं? सीमेंट, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन। अब हम अपने अगले सेक्शन पर्यावरण और भूगोल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम भारत की एक बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रृंखला और एक पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं अरावली रेंज की। ये दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में से एक हैं। ये प्री कैम्ब्रियन काल के हैं। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर्स में फैले हुए हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में गुरु शिखर है, लेकिन इनका सबसे बड़ा इकोलॉजिकल महत्व ये है कि ये थार रेगिस्तान को पूरब की तरफ फैलने से रोकते हैं। अब एक हेल्थ से जुड़ा फैक्ट, आपने ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम जरूर सुना होगा। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है जो इंसानों और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पीने के पानी में यह बैक्टीरिया मिलता है तो ये इस बात का पक्का संकेत है कि पानी मल से दूषित हो चुका है, यानी उसमें फीकल कंटैमिनेशन है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी कंटेंट सेक्शन पर, हिस्ट्री एंड कल्चर। यहाँ हम आज़ाद भारत की एक दुखद घटना और देश के एक बहुत ही खास गांव के बारे में जानेंगे। 1 जनवरी 1948 इस दिन खरसावां, जो आज के झारखंड में है, में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। हुआ ये था कि वहाँ के आदिवासी लोग खरसावां रियासत को ओडिशा में मिलाने का विरोध कर रहे थे। इसी विरोध प्रदर्शन पर ओडिशा मिलिट्री पुलिस ने गोलियां चला दी। इस दर्दनाक घटना को अक्सर पूर्व का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। और अब एक बहुत ही मजेदार ज्योग्राफिकल फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सूरज की पहली किरण किस गांव पर पड़ती है? ये है अरुणाचल प्रदेश का डोंग गांव। ये अंजोर जिले में है और भारत का सबसे पूर्वी बसा हुआ गांव है, जहां देश का पहला सूर्योदय होता है। तो ये थे आज के कुछ बेहद जरूरी फैक्ट्स। अब सेशन खत्म करने से पहले चलिए एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए, और फिर आखिर में कुछ काम की सलाह। चलिए जल्दी से मैच करते हैं। सुदर्शन चक्र, ये है DRDO का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। सेक्शन 6A, ये है सिटीजनशिप एक्ट का असम के लिए स्पेशल प्रोविजन। डोंग, भारत का सबसे पूर्वी गांव जहां पहला सूर्योदय होता है। और खरसावा, 1948 का ट्राइबल मैसेकर साइट। उम्मीद है इस तरह आपको ये फैक्ट्स याद रखने में आसानी होगी। और आखिर में आज के लिए मेंटर्स एडवाइस। देखिए, आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए उनमें से अरावली और लोकपाल सबसे मजबूत स्टैटिक टॉपिक्स हैं। तो हमारी सलाह है कि इन दोनों टॉपिक्स को आप लक्ष्मीकांत और ज्योग्राफी की NCERTs जैसी स्टैंडर्ड किताबों से बहुत अच्छी तरह रिवाइज कर लें। स्टैटिक पोर्शन पर अच्छी पकड़ ही प्रीलिम्स में आपकी सफलता की कुंजी है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।